हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकॉनमी बीकॉम 5th सेम के यूनिट सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने एनालाइज करके यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी पीडीएफ बनाई एंड उसके बाद ये आपको सारा पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एकदम पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने यूनिट 1 की भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं और चैप्टर वाइज भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो या नोट्स चाहते हो उसके लिए आपको चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे न्यू हो, एंड लाइक कर दो इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 का, दैट इज इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। अब जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के फीचर्स है ना, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार रिपीट है। ठीक है, तो मतलब ये सोच के चलो एक क्वेश्चन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में से आएगा। तो फीचर्स पढ़ते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ टैक्स। ठीक है, अब इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में कितने टाइप के टैक्स हैं? पहला है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स है ये इंडिविजुअल, बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टी के लिए क्या किया जाता है, लीव किया जाता है। इनकम टैक्स जो है एक पर्सन की, इंडिविजुअल हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ की इनकम हो गई, कंपनी की इनकम में आता है। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। जो वेल्थ टैक्स है ये रिपील कर दिया गया था 2015 में। ठीक है, ये नेट जो वेल्थ है एक पर्सन की, उस पर क्या है ये लगता है। ठीक है, तो 3 तरीके के टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट जो टैक्स है ये किस पे लीव किया जाता था? गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो बर्डन था इस टैक्स का ये किस पे था? कस्टमर, मतलब कस्टमर ही सारा पैसा देता था एंड उसमें से जो भी मान लो एक गुड की मान लो 100 रुपया प्राइस है एंड उसमें टैक्स इंक्लूड होता था, सारा कंज्यूमर को, कस्टमर को ही पे करना पड़ता था। नेक्स्ट है जीएसटी। ये एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आया जो 2017 में इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में ये लॉन्च किया गया, जिसने जो भी सारे ये इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सभी को क्या कर दिया था, मतलब मर्ज कर दिया था, एक बना दिया था। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हो तब आपको लगता है। एक्साइज ड्यूटी क्या है? जब आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, लार्ज स्केल पे, जिसमें जीएसटी वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद है गाइस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो गाइस प्रोग्रेसिविटी का क्या है कि इंडियन जो टैक्सेशन सिस्टम है, इंडियन टैक्सेशन जो सिस्टम है ये क्या है? प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्सेस आता है, जहाँ पे ये ऐसा डायरेक्ट टैक्स है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपको जो टैक्स का बर्डन है इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अथॉरिटी। अब जीएसटी में भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे अकॉर्डिंग ही सारा कुछ लगता है। ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, कस्टम डिपार्टमेंट जो कि सारे सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं, और स्टेट जीएसटी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी, एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिसमें ये सारे टैक्सेस लगते हैं। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डिसाइड करती है जीएसटी के रेट्स, कौन से जो इश्यूज़ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जीएसटी, ये सारे सॉल्व करती है। नेक्स्ट है जीएसटी सिस्टम। ये 2017 में जुलाई के महीने में इसे लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एंड ये 1 नेशन 1 टैक्स के रूप में लॉन्च किया गया था, कि मतलब सारे टैक्स जो है ना उनको रिमूव करके सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी भी आता है। ठीक है, सीजीएसटी जो है कि लीव किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 3rd सेम में आपने पूरा पढ़ा होगा जीएसटी का, है ना, इसके बारे में आपको पता होगा। एसजीएसटी जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है ये लीव किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आप करते हो ना। ठीक है, अगर मान लो कोई एक स्टेट है, महाराष्ट्र से आपने तमिलनाडु में गया, उस केस में ये आईजीएसटी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स एंड सिंप्लीफिकेशन। पहला है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन के अंदर क्या है कि जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है ना, ये टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, जिसमें सारी इनकम टैक्स जो है ई फिलिंग पोर्टल, मतलब एक वेबसाइट बना दी है, वहाँ पे आप जाओ, लॉगिन करो एंड वहाँ पे अपनी जो भी है इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर लो। मतलब ऑनलाइन ही काफ़ी ऐसे टैक्सेशन के रिलेटेड काम है वो हो रहे हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है जो टैक्स कलेक्ट किया गया है ना एट सोर्स ऑफ इनकम, उसे क्या करोगे? डिडक्ट करोगे। डायरेक्टली क्या करोगे? डायरेक्टली कौन पे करेगा? बाय पेयर। ठीक है, डायरेक्टली क्या किया जाएगा कि बेसिकली जो टैक्स पे कर रहे हैं ना वो सीधा गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन।
टैक्स एग्जाम्पशन का क्या मतलब है, इनकम टैक्स में भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारी एग्जाम्पशंस होती हैं, ठीक है। एक चैप्टर भी पढ़ा था आपने जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर अगर इनकम आ रही है आपको, उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना है ना। डिडक्शंस क्या हो गए, जैसे सेक्शन 80C के अंदर जो सैलरी वाला चैप्टर था उसमें भी बहुत सारी थी, PPF लाइफ इंश्योरेंस में, कि अगर आपका इतना टैक्स बनता है तो आपको इतनी छूट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स कॉम्प्लाइंस एंड फिलिंग। इसमें बेसिकली क्या है, सेल्फ असेसमेंट। जो टैक्स पेयर है इंडिया में वो उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेल्फ असेस करेगा अपने टैक्स को एंड लाइबिलिटी को, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो भी इसकी इनकम है, जो टैक्स बनता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सारा जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न है फिल करेगा। नेक्स्ट है ऑडिट। ऑडिट क्या होता है कि जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए या जितना भी टैक्स हमने पे वगैरह किया उन सभी को हमने ऑडिटर के थ्रू चेक करवाना है। नेक्स्ट है टैक्स इन्फोर्समेंट। पहला है एंटी टैक्स इवेजन मेजरमेंट। अब टैक्स इवेजन क्या होता है, मतलब टैक्स की चोरी करना। आपने सुना होगा कि काला धन, ब्लैक मनी, वो क्या करते हैं कि टैक्स नहीं देते, अपने पैसे को कभी किसी के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, कभी किसी के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे इंडियन टैक्सेशन जो सिस्टम है ना, उसमें क्या किया गया, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए, मतलब ऐसे जैसे PAN परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया गया, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बनाया गया, ताकि क्या किया जाए, टैक्स इवेशन जो टैक्स की चोरी हो रही है ना इसको कम किया जाए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अब इंडिया में जो है GST जो है बेसिकली फॉलो किया जाता है। इसमें टैक्स स्लैब्स हैं, कईयों पे 5%, 12%, 18% एंड 28% लगता है। नेक्स्ट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। ये कैसा टैक्स क्या है, एग्रीमेंट है जो इंडिया की गवर्नमेंट ने बेसिकली साइन किया हुआ है, ताकि मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई भी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो देखो मान लो अगर मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, अगर मैं USA के किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी के साथ मैं क्या करती हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ या मान लो मैं वहाँ पे कोई बिजनेस सेट कर रही हूँ, तो मुझे क्या करेगा, इंडिया का भी टैक्स लगेगा और क्या लगेगा, USA का भी टैक्स लगेगा, मुझे तो 2 बारी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, डबल टैक्सेशन हो गया। तो इसको रिमूव करने के लिए ना इंडिया ने कुछ ऐसे जो कह सकते हो ऑफर या कोई डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं, जिससे डबल टैक्सेशन जो है किसी भी पर्सन पे वो क्या हो, कम हो, मतलब उसको एक ही जगह पे टैक्स लगे, अगर लगना भी है तो दोनों जगह कम लगे। नेक्स्ट है टैक्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़। काफ़ी ऐसे इंसेंटिव्स जो प्रोवाइड किए गए हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए गए हैं, अगर रीनेबल कोई एनर्जी की इंडस्ट्री है, ठीक है, उस केस में आपको जो टैक्स है वो कम लगता है। नेक्स्ट है टैक्स रेट। इनकम टैक्स जो है बेसिकली 0 to 30% तक लगता है, ठीक है। अलग अलग स्लैब रेट्स हैं, जितनी इनकम होगी उतना आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और GST के अंदर 0% से लेके 28% तक जो मैंने अभी आपको टैक्स स्लैब्स बताए ना वो लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रीसेंट ईयर्स इन इंडिया, ठीक है। तो कैसे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स रहते हैं, अगर उसकी भी चाहते हो मैं इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो की लाइकिंग 50+ कर दो, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, ताकि मुझे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है। एंड अगर चाहते हो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी बनाऊँ तो कमेंट कर दो मुझे, येस, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था एंड मेरी लाइकिंग जो भी मैंने कहा था आपको टारगेट कंप्लीट करवाया था, तभी मैं जो ये वीडियो है ये लेके आ रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है सेकंड नंबर पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर में बनता है कि क्या कारण है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इंडिया में राइज हुआ है एंड क्या इस पर इफेक्ट पड़ रहा है कंट्री पे, ठीक है। तो रिसेंट ईयर में जो हमारी इंडिया का पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है। पहला क्यों है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है, आपका PMJA, ठीक है, जो आपका क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए खर्चा तो होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है पेंशन एंड सब्सिडीज़। इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ सब्सिडीज़ जो है, फूड पे सब्सिडी दी जा रही है, फ्यूल पे, फर्टिलाइज़र पे दी जा रही है, जिसके कारण जो पब्लिक या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लार्ज जो इन्वेस्टमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे रोड रेलवेज पे की जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके बाद है इनिशिएटिव, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो NIP जो वेलफेयर्स है या कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनके लिए पैसा तो चाहिए। अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ला रही है तो उसके लिए कितने करोड़ों का खर्चा बताते हैं, है ना। तो इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब जो हमारे जो भी आसपास हमारे देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, उनसे सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू
मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा मतलब होगा हमारा, क्योंकि हम देखो अगर हम टैंक्स ले रहे हैं कोई नए, ठीक है, कोई ऐसी मतलब कोई भी जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है अगर वो ले रहे हैं, ठीक है, वो कितने महंगे आते हैं, करोड़ों करोड़ों के, तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, ठीक है। हर साल कितने ही ऐसे वॉर इक्विपमेंट्स जो है वो इंडिया लेता है, कभी रशिया से ले रहा है, कभी यूएसए से खरीद रहा है, तो वो सारा पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट से आएगा, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खर्चा तो बढ़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर जब कोविड-19 आया था, ठीक है, ये पैंडमिक जो आया था उसके कारण भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ था, जिसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सारा मतलब पूरी वैक्सीन्स बनी थी, इतनी बड़ी सारी इंडस्ट्री सेट की, वहाँ पे वैक्सीन बनाई, फिर उन लोगों को अपॉइंट किया, सारा पैसा तो लगेगा ही, ठीक है। आयुष्मान भारत जैसे ऐसी जो स्कीम्स थी वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की। उसके बाद एजुकेशन, अब जो क्या हो रहा है डे बाय डे, क्या हो रहा है इंडिया में, जो एजुकेशन की डिमांड है वो राइज़ हो रही है, ठीक है। इसके लिए जो स्कीम्स हैं जैसे कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान RUSA, इसको मतलब इसमें एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम हाईटेक ओपन किए जा रहे हैं, उसके कारण भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उसके बाद है फिस्कल स्टिमुलस एंड इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। पैंडेमिक जो था हमारा कोविड-19 के कारण जो क्या हुआ था, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो था वो प्रोवाइड किया गया था, जिससे क्या किया था, जैसे कोविड-19 में ऐसा हुआ था ना कि जिसकी अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है उनको इतना पैसा दिया जाएगा, अगर मान लो अगर एक ऐसा चाइल्ड रह गया उसके एजुकेशन का खर्चा उठाया जाएगा, तो ये सारा कहाँ पब्लिक का एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज़ ही होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक रिवाइटाइजेशन। यहाँ में क्या था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ठीक है, जैसे सब्सिडीज़, अब मान लो अगर आप स्मॉल बिजनेस कोई खोल रहे हो, ठीक है, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आपको एक चैप्टर है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस का, अगर वो खोल रहे हो उस चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप चेक कर लेना। तो उसमें भी आपको बता रखा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस ओपन कर रहे हो, ठीक है, कुछ स्मॉल स्केल पे बिजनेस ओपन कर रहे हो, अगर आपकी टर्नओवर इतनी है तो उस केस में आपको सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू दी जाएगी। अब सब्सिडी आपको दी जाएगी तो गवर्नमेंट आपको पैसा पे कर रहा है या आपका पैसा लौटा रहा है, तो उस केस में भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट। डेट सर्विसेज जो है इंडिया का जो नेशनल डेट है, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट है स्टेट लेवल फिजिकल प्रेशर। स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, काफ़ी ऐसी स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, सोशल प्रोग्राम चला रही है, हेल्थ केयर कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, जिसके कारण ओवरऑल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। क्लाइमेट अडेप्शन के कारण क्या हो रहा है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज के कारण गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो हो गए, रिसाइकल वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, रीनेबल एनर्जी हो गई, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्री सेट की जा रही है, सब्सिडीज़ जो मतलब सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में भी एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है हाउ पब्लिक इफ एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर मान लो इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोड्स एकदम ख़राब है, ठीक है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, अगर इंडिया की गवर्नमेंट अच्छी रोड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एकदम अच्छा एजुकेशन सिस्टम ला रही है, सैनिटेशन हर चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, क्या है, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज़ होगा बट उसके कारण इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। डिमांड पुल इन्फ्लेशनरी क्या है, अगर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा इंक्रीज, तो उस केस में क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो वो क्या करेंगे, चीज़ों का दाम बढ़ा देंगे ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हमसे लिया जा सके। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या है कि हायर जो एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडीज़ पे किया जाता है, जिस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है इन्फ्लेशन आती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। नेक्स्ट है बजट डेफिसिट एंड डेट। नेक्स्ट है गाइस जो आपका फिजिकल डेफिसिट, अगर मतलब जब पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड होगा तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो होगी वो क्या होगी, मतलब व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रिवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट की मान लो रिवेन्यू जो है, अगर मान लो सपोज करो 50 करोड़ है, 150 करोड़ है, ठीक है, अगर मान लो उनकी रिवेन्यू 150 करोड़ है बट एक्सपेंडिचर 200 करोड़ हो रहा है, तो 50 करोड़ का क्या हो रहा है, हमें बेसिकली कह सकते हो डेफिसिट हो रहा है। तो उस केस में भी बेसिकली क्या होगा, कंपनी का जो डेट बर्डन है ना वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे बेसिकली जो कंपनी कह दिया मैंने, इंडिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेट सस्टेनेबिलिटी, अगर जो बोरोइंग है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की, वो अगर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी रेज होगा एंड गवर्नमेंट का डेट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण नेगेटिव इफेक्ट आएगा इकॉनमी पे। नेक्स्ट है सोशल एंड रीजनल डेवलपमेंट।
पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर एक्सपेंडिचर जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे क्या किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा, तो उसके कारण जो इनकम इक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी जो है जिसमें पॉवर्टी वगैरह भी आती है, तो क्या होगा उसमें बेसिकली कंट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर रही है, जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफ़ी सारे लोगों का वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या हो रहा है, वो इंप्रूवमेंट आ रही है, चाहे एक्सपेंडिचर हो रहा है बट उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो आ रहा है। नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये टारगेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, रूरल रीजनल, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है पब्लिक डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डेट। अगर जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंस किया जाएगा बाय द बोरोइंग रेदर देन रेवेन्यू जनरेशन, तो इसके कारण क्या होगा, अनस्टेबल डेट ट्राजेडी होगी। मतलब हमें जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पैसा मतलब कहाँ पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट में जो उसने लोन लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला है जॉब क्रिएशन। अगर पब्लिक ज़्यादा स्पेंड करेगी उसके कारण मान लो अगर सब्सिडी दे रही है, ठीक है, रूरल एरिया में, अगर कोई वहाँ पे एक पर्सन जाके वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर लेता है तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। नेक्स्ट है बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर। इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक बूस्ट आएगा, ठीक है, जिससे कॉम्पिटेटिवनेस जो है इंडस्ट्री की वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अगर मान लो गवर्नमेंट है न्यू स्कूल्स बना रही है, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल्स बना रही है, उसके कारण क्या होगा, एक तो हेल्थ जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो बढ़िया हो जाएगा और एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पब्लिक डेट। कौन कौन से मेथड्स हैं। पब्लिक डेट का क्या मतलब है, वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट ने क्या की है, एक्सटर्नल या इंटरनल क्रेडिटर से ओन की है, ठीक है। ये जो बेसिकली पब्लिक डेट है ये इनकर तब किया जाता है जब गवर्नमेंट की जो बोरोर्स जो फंड है ये उसके एक्सपेंडिचर को मीट करती है। मतलब कहने का क्या मतलब है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को। अगर मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मान लो टोटल हमारा ना 200 करोड़ का खर्चा है, ठीक है, बट गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है वो सिर्फ 180 करोड़ है, तो जो 20 करोड़ है वो कहाँ से लाएंगे, वो उसका क्या लेंगे, डेट लेंगे। पहला सोर्स ऑफ पब्लिक डेट, पहला इंटरनल डेट, दूसरा है एक्सटर्नल डेट। इन दोनों का डिफरेंस का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंटरनल डेट का क्या मतलब होता है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने विद इन द इंडिया अपनी कंट्री के अंदर ही क्या किया है, बोरो किए हैं, पैसे लिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड से, ट्रेजरी बिल से, तो वो इंटरनल डेट है। अगर मान लो इंडिया ने यूएसए से कोई डेट लिया है, ठीक है, कोई लोन लिया है, ठीक है, कोई बाहर की कंट्री से लिया है, कोई वर्ल्ड बैंक से लिया है, आईएमएफ से लिया है या फॉरेन गवर्नमेंट से लिया है, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट। पहला है शॉर्ट टर्म डेट, वो डेट जो विद इन द 1 ईयर का है, ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर से हमारा डेट खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या होगा, जिसकी जो मतलब ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, एंड बेसिकली ये 10 से 30 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग डेट। फ्लोटिंग डेट जो है ये आप शॉर्ट पीरियड में भी रीपे कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेजरी बिल एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग के थ्रू भी इसे पे कर सकते हो। नेक्स्ट है फंडेड डेट, जो डेट है गवर्नमेंट रेज करती है फंड्स, मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स हैं वो इशू कर दिए मार्केट में, अगर उसके थ्रू जो भी ये डेट अपना गवर्नमेंट डेट अपने फंड्स को रेज करती है वो भी एक तरीके का फंडेड डेट हो जाता है, ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म क्या होती है, मेच्योरिटीज़ होती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट की बेसिकली कह सकते हो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट। पब्लिक डेट जो पब्लिक डेट है, ठीक है, अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो उसको हमें डेट क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम इसी केस में गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट है रीपेमेंट शेड्यूल। रीपेमेंट शेड्यूल क्या है कि गवर्नमेंट ने जो मान लो पैसा लिया है, ठीक है, जहाँ से भी लिया है, इंटरनल सोर्स से लिया है, एक्सटर्नल सोर्स से लिया है, कितने साल में वो पे करेगी, कि क्या इंस्टॉलमेंट रहेगी, 1 साल में कितना पैसा देगी, ये सारा शेड्यूल। नेक्स्ट है सिक्योर्ड वर्सेज अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या होगा कि इसमें कोई चीज़ गिरवी रखी जाएगी, गवर्नमेंट अपनी कोई भी चीज़, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी गिरवी रख देगी। अनसिक्योर्ड डेट में कोई भी ऐसी गिरवी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कोलेटरल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डेट सर्विसिंग। ये जो प्रोसेस है इसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि इसमें रेगुलर जो पेमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी डेट के रिगार्डिंग, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोवरेन डेट, ठीक है। सोवरेन डेट बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो डेट है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू जो डेट इशू किया जाता है उसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की पावर जो है बेसिकली कह सकते हो फंड्स के बेसिकली अगर मान लो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो उस केस में जो ये डेट है ये काफ़ी ज़्यादा
कह सकते हो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट्स पावर टू टैक्स एंड प्रिंट मनी। इसमें अगर हाउ एवर द रिस्क इंक्रीजेज इफ कंट्री फेसेस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर जो कंट्री है, कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो उसके कारण जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए, ये सारी आ जाती है चीज़ें। करेंसी ऑफ डेट, अब जो पब्लिक डेट है ये डोमेस्टिक करेंसी में भी लिया जा सकता है एंड फॉरेन करेंसी में भी लिया जा सकता है। अगर मैं मान लो कोई भी लोन ले रही हूँ, यूएसए की कोई कंपनी से ले रही हूँ या यूएसए की गवर्नमेंट से ले रही हूँ, तो वो तो मुझे लोन जो प्रोवाइड है वो डॉलर्स में करेंगे। अगर मैं इंडिया में लूँगी तो मुझे रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट का बेसिकली क्या मतलब है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने डेट है ना वो खुद ब खुद पे करती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। पहला सिंकिंग फंड बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा फंड इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू जिसके लिए वो क्या कर पाए, अपने डेट को पे कर पाए। मतलब वो क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की अर्निंग होती है ना उसमें से कुछ पैसा बचा के ना साइड पे रख देते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो मतलब उसका क्या मतलब है कि इसको ना, इस पैसे को हम मान लो अगर फ्यूचर में हमारे पास नहीं पैसा होगा डेट पे करने के लिए, तो हम इस फंड को बेसिकली सिंकिंग फंड को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी क्या करती है, रेगुलरली इस फंड में डालती है। और जो ये मनी होती है ना सिंकिंग फंड, ये यूज़ की जाती है बायबैक गवर्नमेंट्स जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बायबैक करने के लिए, ठीक है। ये मेथड इंश्योर करता है कि जो रीपेमेंट है ना डेट की, वो क्या करता है, गवर्नमेंट पे कर सके ईजिली। नेक्स्ट है डेट स्वैपिंग और रीफाइनेंसिंग। अब ये जो मेथड है ना, गवर्नमेंट इसमें क्या करता है, न्यू डेट जो है क्या करता है, इशू करता है ताकि वो क्या कर सके, रिडीम कर सके या फिर रीपे कर सके अपना एग्जिस्टिंग डेट। मतलब क्या होता है कि मान लो एक लोन मैंने लिया था, मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकती, सिंपल भाषा में अगर कहूँ मुझे मुझसे दिया नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँगी, एक और लोन लूँगी और दूसरे लोन को मैं पे कर दूँगी, ठीक है। मतलब एक लोन लेके पुराने वाले लोन को मैंने ख़त्म कर देना, ठीक है। ये जो न्यू डेट होता है ये मोर फेवरेबल टर्म है, क्योंकि इसमें अगर हम मान लो मैं फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जो पहले लोन लिया था ना उस पर मुझे पड़ रहा था 10% इंटरेस्ट। अब मैंने जो न्यू लिया है ना उस पर मैंने सेम ही अमाउंट का लिया है, उस पर मुझे पड़ रहा है सिर्फ 7% इंटरेस्ट, तो 3% मेरा इंटरेस्ट भी बचेगा। तो मैंने ये वाला लोन लेके पिछला लोन दे देना है, अब मुझे सिर्फ 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पहले मुझे 10% देना पड़ता था, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रीपेमेंट फ्रॉम बजटरी सरप्लस। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बजटरी सरप्लस का यूज़ कर सकती है जिसमें रिवेन्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, जिससे वो क्या कर सके, जो पब्लिक डेट है उसको पे कर सके। एंड ये आइडियल मेथड होता है जिससे जो टोटल कह सकते हो डेट बर्डन है ना गवर्नमेंट का वो रिड्यूस होता है, जिसमें हमें एडिशनल बोरोइंग की कॉस्ट भी नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है इशूएंस ऑफ न्यू डेट। अनदर जो मेथड है रिडम्पशन, वो क्या है कि इसमें हमने इशू कर देना है न्यू डेट टू पे मैच्योरिटी डेट। ये जो मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, एक एडिशनल डेटर लेंगे, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में लिया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई अदर बॉन्ड्स के रूप में क्या किया जाएगा, टेक किया जाएगा, ताकि हम क्या कर सके, जो पुराना हमारा डेट है उसको पे कर सके, ठीक है। ये जो मेथड है ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है जिससे हम अपने डेट रीपेमेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दिए, उससे जो पैसा है उससे हम पैसा मतलब जो लोन का पैसा है वो वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेट। कुछ केसेस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो क्या है वो अपने एग्जिस्टिंग डेट को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेट में कन्वर्ट करा देती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, मान लो कोई लॉन्ग टर्म का डेट है उसे शॉर्ट टर्म में वो पे करना चाहती हैं, या शॉर्ट टर्म का कोई मान लो कोई डेट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट इस साल पे नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, उसको लॉन्ग टर्म का डेट बना लेगी, इससे भी ईजिली पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन एंड एसेट सेल। गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने लोन लिया था, मान लो मैंने अपने घर पे लोन लिया था, ठीक है, या फिर मान लो अगर मैंने अपनी कोई इंडस्ट्री पे लोन लिया था, अब वो लोन मेरे से नहीं दिया जा रहा, मुझे कोई रिवेन्यू नहीं हो रही, मैं कैसे पे करूँ, तो मैं क्या करूँगी, वो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री सेल करूँगी एंड उसका अमाउंट मुझे मिलेगा उसके मैं लोन प्रोवाइड कर दूँगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कोई पब्लिक एंटरप्राइज, ये लैंड और बिल्डिंग को सेल करेगी एंड जो पैसा आएगा उससे जो लोन है, डेट है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट को जो अपने डेट है पे करने के लिए पैसा चाहिए, वो क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा देगी। टैक्स लगाने से क्या होगा, ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ेगी किसकी, गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन ऑफ डेट। कुछ केसेस में जो सेंट्रल बैंक है ना वो डायरेक्टली क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बाय करता है मार्केट से, जो हेल्प करती है गवर्नमेंट की, जिससे वो अपने डेट को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट। इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट सेवरल फिजिकल जो कंस्ट्रेन है वो फेस कर रही होगी, ठीक है। तो इस केस में जो डाटा स्ट्रक्चरिंग है इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने लोन देना था, ठीक है, मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया था, सपोज करो गवर्नमेंट ने 10 लाख का या 10 करोड़ का लोन लिया था और गवर्नमेंट ने वो शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कि 1 साल के अंदर मैं पे कर दूंगा, गवर्नमेंट ने कहा था।
बट गवर्नमेंट के पास उस पैसा नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, तो उसके कारण गवर्नमेंट क्या करेगी, उस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए मान लो क्या कर देगी, एक्सचेंज कर देगी, ठीक है। मतलब मैंने पहले कहा था मैं 1 साल के अंदर दूंगा, मैं आने वाले 5 सालों के अंदर ये जो है वो पे कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेबी। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो क्या करती है, ओवरसी करती है एंड रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट इंडिया में। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड 1988 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो ये नॉन स्टेटरी बॉडी थी, बट सेबी को लेटर क्या हुआ, स्टेटरी पावर्स दिए गए 1992 में सेबीज एक्ट के अंदर। की फंक्शंस क्या हैं? पहला है रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट। सेबी जो है ये इंश्योर करती है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है वो इजीली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में चलती रहे। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी क्या करती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर ऐसी प्रैक्टिसेस करती है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिससे फ्रॉड्स कम किए जा सके। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सेबी जो है ये ब्रोकर हो गए, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड्स की जरी किस तरीके से वो रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, ये सारी प्रोविजंस प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ प्रमोटिंग मार्केट डेवलपमेंट। सेबी जो है फास्टर ग्रोथ के लिए सिक्योरिटी मार्केट की क्या करती है, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, मार्केट स्ट्रक्चर ताकि इंप्रूव हो सके, जहाँ पे इजीली बाय एंड सेलिंग इजीली हो सके। नेक्स्ट है इम्पोजिंग पेनल्टी। अगर सेबी के अंदर कोई भी पर्सन फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, चाहे वो ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है, तो उस केस में जो पेनल्टी बनती है वो सेबी क्या करता है, इम्पोज करता है उस पर्टिकुलर पर्सन में। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक इशू। सेबी इंश्योर करता है कि कंपनी जो है जो पब्लिक ऑफरिंग कर रही हैं वो बेसिकली सेबी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर ही सारा काम करें। नेक्स्ट है रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट। सेबी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस से, क्योंकि अगर इन्वेस्टर को पता होगा कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उससे मुझे कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, मेरी पूरी प्रोटेक्शन की जाएगी बाय द सेबी, तो इस केस में जो फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शनिंग है ना उसमें स्टेबिलिटी आती है एंड डेवलपमेंट आएगी इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मेन चेंजेस इन डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर चाहते हो ये सारे क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की काउंटिंग 100+ कर दो ताकि मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।